हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार जायसवाल आज आपके सामने केमिस्ट्री की यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूँ और जिसमें हम आज पढ़ेंगे एलिमेंट्स में एस ब्लॉक तक। आपको इससे पहले हम बता चुके हैं कि मेंडलीव की जो देहाकार आवर्त सारणी है वो क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा है, उसके पूरे गुण और उसके दोष के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस बार हमारा जो अब ब्लॉक वाली स्टडी करेंगे हम, प्रत्येक ब्लॉक है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, इसके बारे में हमें अलग अलग पढ़ना है। आपको आज पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप जानते हैं किस वर्ग में रखे गए हैं और किस ब्लॉक को कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। अगर हम बात करें इस तरह से, अगर देखा जाए तो 7 आवर्त हैं और 7 आवर्तों में तत्वों को रखा गया है। इसमें फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए और सेकंड ए, इन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये है एस ब्लॉक एलिमेंट। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 7 आवर्त हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। यहाँ पर लिथियम है, यहाँ सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, स्कैंडियम, फ्रांसियम, और यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरिलियम, रेडियम। इसी तरह परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा। अगला उधर हीलियम होगा 2, फिर लिथियम का 3, फिर इसका 4, और फिर 4 के बाद 10 तक वहां होंगे, फिर 11, फिर इधर 12, 12 के बाद 20 तक, 20 तक 12 से 18 तक के यहाँ पाए जाएंगे पी ब्लॉक में 12 के बाद के। उसके बाद 20 18 तक होंगे, फिर 19 इसका हो जाएगा और फिर 20 इसका हो जाएगा। इसी ध्यान रखिएगा। फिर 20 के बाद 10, 20 और 6, 36, फिर इसका हो जाएगा 37, और 37 के बाद 38, 38 के बाद 10 तो फिर डी ब्लॉक में मिलेंगे, डी में तो 48 हो जाएंगे और 6 उधर मिलेंगे, 54 हो जाएंगे, यानी यहाँ पे इसका हो जाएगा 55 और इसका हो जाएगा 56। 56 के बाद 14 तक तो यहाँ से निकलेंगे, तो 56 के बाद 14, उसके बाद फिर जितने भी तक होंगे तो इसका जो हो जाएगा 56, और फिर 14 तक और 14 10 डी ब्लॉक के आपको याद होगा यहाँ से कौन सा, ये 7वां आवर्त है। ये 1 2 3 4 5 6 7 कैसे याद रखेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। पहले हाइड्रोजन, लिथियम, यहाँ तक तो आपको याद होगा 20 तक के, फिर कैल्शियम के बाद 30 तक के, जिंक के बाद 6 तक तो 36 हो जाएंगे, फिर 37 यहाँ, 38 यहाँ। आपको पता है ना 10 और 12 कॉलम है, उनको भी जोड़ करके रखना है। जैसे 55 यहाँ हो गया, 56 यहाँ हो गया, 56 के बाद 10 जोड़ेंगे बी के, तो 56 के 10 ये हो जाएंगे, 56 10 66, और 14 और जोड़ेंगे तो 70, फिर 71 इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा 72। तो ये आपको पता होना से 56 14 70 80 और 84, इसका हो जाएगा 85, इसका हो जाएगा 86 80 जो एक्टिव तत्व था उसका 89 था, उसके जस्ट पहले आता है, इसका 88 हो जाएगा, इसका 87 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर हम आपसे पूछें कि तत्व कौन कौन से जिसके बारे में हमें पढ़ना है, तो हमें फर्स्ट तत्व ये हमें पढ़ना है, फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसको फर्स्ट वर्ग भी कहा जाता है, इसको सेकंड वर्ग भी कहा जाता है, और ये इसका आवर्त है। ये पहला आवर्त, ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं, ये तीसरे आवर्त के हैं, ये चौथे आवर्त के, ये पांचवें आवर्त के, ये छठे आवर्त के और ये 7वें आवर्त के। अब इनके बारे में पढ़ना है हमें। अगर एक एक बात करें तो जो हमारा पहला वर्ग है, ये वाला क्या है, ये क्षार धातुओं का वर्ग है। क्षार धातुएं, ये है क्षार धातुएं, और ये हो जाएंगी मृदा क्षार धातुएं, मृदा क्षार धातुएं। ये आपको पता होगा अच्छे से। क्षार धातुओं में हाइड्रोजन, क्योंकि हम हाइड्रोजन को नहीं लेंगे, ये हाइड्रोजन जो है एक गैस है, धातु नहीं है, ये तत्वों में अधातुओं और धातुओं दोनों की जैसा रिएक्ट करती है, इसलिए इसको नहीं लेंगे यहाँ पे। लिथियम से हमारे पास हो जाएंगे, लिथियम से लेकर यहाँ तक इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। लेकिन एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो इस ब्लॉक में हम हाइड्रोजन जरूर लेंगे। धातुओं में हाइड्रोजन नहीं शामिल होगी, लेकिन एस ब्लॉक के तत्वों में कहा जाएगा तो हाइड्रोजन शामिल कर ली जाएगी। इसलिए अगर हम कहें कि पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको कैसे करना है, तो इसके बारे में एक लक्षण पढ़ेंगे। अब आपको करना क्या है, पहले इनके तत्व इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब हम आपको बता दें, क्योंकि हमें यहाँ पे मुख्य गुण पढ़ना है। पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, सी फॉर कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो आप लोग आप बहुत से पढ़ चुके हो। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें यहाँ पढ़ना है, हम बता दें आपसे एस ब्लॉक के प्रमुख गुण या जो लक्षण है, एस ब्लॉक के लक्षण, एस ब्लॉक के प्रमुख गुण। तो एस ब्लॉक के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं आप ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें पढ़ना उनको हम समझेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, और यहीं पर हम पढ़ेंगे संयोजकता, संयोजकता। यहीं पर पढ़ेंगे हम धात्विक गुण, धात्विक गुण। इन गुणों की बात करें हम एस ब्लॉक में कौन कौन से गुण पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ऑक्सीकरण संख्या हो गई, संयोजकता हो गई, धात्विक गुण क्या हो गए, धनात्मकता क्या होगी, धनात्मकता का गुण क्या है, इसे में क्या हो जाएगा ऋणात्मकता। जैसी बात धनात्मकता जिससे ज्यादा होगी ऋणात्मकता उसकी उतनी कम होगी। आगे बात करें अगर तो इनकी त्रिज्याएं, आयनन त्रिज्या या आयनन विभव कह सकते हैं, आयनन विभव, आयनन विभव क्या होते हैं, आयनन विभव इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आयनन त्रिज्याएं क्या होती हैं, आयनन त्रिज्याएं या आयन त्रिज्याएं क्या होती है, त्रिज्या तो आप जानते हैं क्या है, आयनों के लिए आयन कितने प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो इन कुछ गुणों को है जो कि हमें पढ़ना है, इन गुणों के बारे में बताएंगे। परमाणु की भी त्रिज्या यहीं पर आ जाएगी, आयन के साथ में परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, त्रिज्याएं। तो इन सब चीजों के गुणों के बारे में हमें पढ़ना है। पहला हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा हो गया ऑक्सीकरण संख्या, तीसरा हो जाएगा संयोजकता, इसके बाद धात्विक गुण हो जाएगा, धात्विक गुण क्या होता है, इनमें क्या फर्क होता है, अगला हो जाएगा ऋणात्मकता, फिर आयनन विभव, उसके बाद आयनन त्रिज्याएं, विद्युत ग्राहकता बता ही दिया आपको, धात्विक लक्षण बता ही दिया। यहाँ पे आ जाएगा अपचायक क्षमता और साथ ही साथ यौगिकों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, और अगला हो जाएगा हमारा क्रियाशीलता। तो इन तीनों चीजों को भी आप देख लीजिएगा, यौगिकों की प्रकृति भी, अपचायक क्षमता और साथ ही साथ अक्रियाशीलता। तो इनके बारे में बता देते हैं आपसे। आगे और कौन से लक्षण पढ़ने हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगी अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता। अपचायक क्या होते हैं, इनकी क्या क्षमता होती है, तत्वों के बारे में, इन गुणों, इनके गुणों के बारे में हम ये सारी चीजें अध्ययन करेंगे। और साथ हो जाएगा अक्रियाशीलता, अक्रियाशीलता या क्रियाशीलता कह सकते हैं, क्रियाशीलता, क्रियाशील कितने हैं, अक्रियाशीलता हो जाएगा। और साथ ही साथ अक्रियाशीलता के बाद यौगिकों की प्रकृति, यौगिकों की प्रकृति। अब इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, जिनमें पॉइंट जाएंगे हमारा पहला वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता, इसे ले लेते हैं। धात्विक गुण हो जाएगा तीसरा गुण, और धनात्मकता क्या हो जाएगी, इसको हम ले लेंगे। फिर पांचवा हमारा ऋणात्मकता भी पढ़ सकते हैं, इसमें धनात्मक पढ़ेंगे तो ऋणात्मक पढ़ लेंगे। आयनन विभव क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर आयनन त्रिज्याएं क्या है इसके बारे में, फिर परमाणु त्रिज्याएं क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे, और अपचायक क्षमता क्या होती है इनके बारे में, ये 9वां नंबर है, और ये 10वां नंबर अक्रियाशीलता, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा यौगिकों की प्रकृति। तो ये आपके सिलेबस में आपको दिया गया है, 11 ऐसे तत्वों के बारे में हम बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर आप इन गुणों को अलग अलग पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो हम बताएंगे एक एक गुण पहले समझाएंगे, लिखाने की बात बाद में, पहले आप इन गुणों को समझिए और फिर एक एक करके लिखते चलिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पढ़ ही चुके हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले हम इस वर्ग का करेंगे, फिर जाके इस वर्ग का करेंगे, यानी फर्स्ट है उसके बाद सेकंड है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, इन गुणों को हम आप आगे चलके पढ़ेंगे। तो इन गुणों को आप नोट कर लीजिएगा, कौन सा स्कूल पढ़ना है, लिस्टिंग कर लीजिएगा। लिस्टिंग करने के बाद फिर हम एक एक गुण को पढ़ाएंगे। तो अगला पॉइंट देखिएगा, अब ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता। तो इन दोनों तीनों को हम पहले पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको मिटाएं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें तो हम पहले मेगा फर्स्ट वर्ग के तत्वों
का या क्षार धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्षार धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कौन कौन सी वस्तुएं हैं, तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और रुबिडियम है, स्कैंडियम है, फ्रांसियम है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पढ़ना है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, 19 के बाद फिर 37 हो जाएगा, 37 फिर 55 फिर 87। अब आपको पता होना चाहिए इसके हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिए कैसे करना है। तो अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा s वाला तत्वों का वो 1s1 ही होगा, सॉरी ns1 ही होगा, ns1 ही होगा। इनका क्या होगा, इनका ns2 होगा। n बराबर हमारी कोई क्वांटम संख्या हो सकती है, क्वांटम संख्या कौन सी, अगर पहली कक्षा में है तो n1 होगा, अगर दूसरी कक्षा में है तो n बराबर हमारा क्वांटम संख्या जो हमारी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, अगर आवर्त तीसरा है तो क्वांटम संख्या 3 हो जाएगी, अगर चौथे आवर्त का तत्व है तो n हमारा 4 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा, n हमारा क्या बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या को बताएगा, तो ns1 यानी s1 जो वर्ग वाले तत्व है उनका ns1 होगा, तो इसलिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इनका ns1 ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा लास्ट का। अब वो n बराबर यहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 5 या 6 या 7 आ सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा, 6 या 7 आ सकता है। अब आएगा यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन कैसे करेंगे तो हमने आपको अब नियम बता रखा है कैसे करना है, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो आप इसके लिए हमारा पुराना लेक्चर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमने एक अबोव नियम का पूरा प्रिंसिपल डाल दिया है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भी बताया है, आप वहां से देख के फिर करिएगा। तो हम ऐसे ही वही बता देते हैं एक दो तत्वों का, फिर आप लोग करिएगा। जैसे हम लें लिथियम का लेंगे, तो इसका 1s1 सॉरी 1s2 2s1, देखिएगा लास्ट में ns1 ही आ रहा है। अगला देखेंगे इसका, अगर 11 करेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s1, ये भी देखिए ns1 ही आता है, n बराबर 3 हो गया यहाँ पर, तीसरे आवर्त का तत्व है ये देखो, इसलिए 3s हो गया। अगला अगर बात करें 1s2 2s2 2p 6 3s2 हो गया, 2 4 6 10 तो 12 और हमें 19 रखना है, तो यहाँ 2p6 3d 3p 6 4s1 हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा। अगले में लास्ट में करेंगे 5s1 हो जाएगा, लेकिन आप दो नियम से करिएगा। अगले में क्या हो जाएगा 6s1 हो जाएगा, लास्ट वाले में 7s1 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मिलेंगे, ये आप कर लीजिएगा। इतना हो जाए तो अगला फिर अब इसके बाद हम अब ये वाला फर्स्ट ए वर्ग हो गया हमारा, ये वाला कौन सा है, ये वाला फर्स्ट ए वर्ग है, फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे मृदा क्षार धातुओं के, इसके बाद हेडिंग होगी हमारी मृदा क्षार धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको मिटा लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा मृदा क्षार, मृदा क्षार कौन सा, ये वाला काम, बेरियम से लेके रेडियम तक, तो मृदा क्षार धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये कैसे होगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा हमेशा ns, अब दूसरे वर्ग में s के दूसरे वर्ग में, इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा ns2, n बराबर फिर से वही हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें तो 1 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई तत्व ही नहीं है, ns1 में 1 में यहाँ पे कोई तत्व नहीं, इसलिए इसका ns1 नहीं होगा, 2 से लेकर 7 तक हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बेरियम जैसे Be, इसका क्रमांक 4 है, फिर Mg है, इसका 12 और Ca20, फिर स्ट्रोंशियम 38 और फिर बेरियम Be 56 और फिर रेडियम ये हो जाएगा 88। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन की संख्या उनके आधार पर इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। इनके पास 4 है, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 ये हो जाएगा। अगला करेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2, यहाँ पे 2s आ गया, यहाँ पे 3s आ जाएगा, इस तरह आगे इसको करोगे तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 हो जाएगा। ये देखो 4s आ गया, इस वाले में 5 आएगा, 5s2 ये वाला 6s2 ये वाला 7s2, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ के ये करना है, ये आपको करना पड़ेगा, ये आप करिएगा ऐसे ही। आप दो नियम देख लीजिएगा, हमारा नहीं देखना तो उससे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहला हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक
विनाश। अब अगले पॉइंट में हम बढ़ते हैं। इसको हम अगर चाहें तो खैर ठीक है, ये अगर आपको याद है अच्छे से तो सारे लोग आसानी से याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का गुण। अब दूसरा हमारा हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता। क्या होती है ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट होगा हमारा ऑक्सीकरण संख्या और यहीं पर पहले संयोजकता। ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता होती है, पहले इसको समझिएगा। ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या ध्यान दीजिएगा, अगर कोई तत्व जैसे ऑक्सीजन या हम ऑक्सीकरण क्या है और रिडक्शन क्या, पहले इसको समझ लीजिएगा। ऑक्सीकरण क्या है और रिडक्शन क्या है। इसको ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और इसको अपचयन कहते हैं। इसको ऑक्सीकरण कहते हैं, इसको अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, अपचयन को रिडक्शन। ऑक्सीकरण किसका होता है? अगर ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन जिस पर माइनस चार्ज होता है या कोई ऐसा वस्तु जिस पर माइनस चार्ज हो इसी के जैसा, तो वो हो जाएगा। अगर ये जुड़ रहा है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीकरण का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। या इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है, लेकिन यहाँ पे अपचयन में क्या हो जाता है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकलती है। दूसरा होता है, दूसरा होता है तो हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन निकले, इसको प्लस चार्ज होता है, ये अगर निकले तो भी ऑक्सीकरण होता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो यहाँ पर अपचयन हो जाएगा। इसी की तरह अगर हम बात करें हाइड्रोजन हो या इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस, लेकिन अगर ये जुड़ेगा तो ये अगर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन अगर निकले कहीं से तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है, ध्यान रखिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो ऑक्सीकरण, और अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो अपचयन हो जाएगा। अपचयन, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब है ऑक्सीजन अपना स्थान अलग रख रही है यहाँ पर और यहाँ पर। इस पर माइनस चार्ज है, अगर कोई माइनस चार्ज वाला तत्व किसी अभिक्रिया में या यौगिक में किसी पदार्थ के साथ जुड़ रहा है तो उस अभिक्रिया का ऑक्सीकरण होगा। और अगर निकल रहा है ऑक्सीजन, माइनस है क्योंकि निकल रहा है, माइनस को बता रहे हैं निकल रहा है, तो उस तत्व का या उस यौगिक का या उस अभिक्रिया का अपचयन हो जाएगा। अगर वहीं पर ऑक्सीकरण के दूसरे टर्म में देखें, अगर इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन दोनों में से कोई अगर निकल रहा है, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, इससे हमारा कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। हाइड्रोजन अगर निकलेगी या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, या फिर कोई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व जिस पर प्लस चार्ज हो, अगर ये निकलेंगे तो ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि माइनस वाला अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण होगा। तो ये क्या होंगे? ये निकलेंगे तब ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पर क्या है, ये निकल रहा था तो अपचयन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये वाले पॉजिटिव वाले जो हो जाएंगे तब तो ये अगर जुड़ेंगे तब अपचयन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये कितने संख्याओं का ऑक्सीकरण या अपचयन करेंगे वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसका उसकी एक ऑक्सीकरण संख्या होगी। जैसे यहाँ पर 3 वाले तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 1 होगी, लेकिन यहीं पर अगर 3 वाले तत्वों की बात करें तो ये दो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगी। यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 हो जाएगी, ऑक्सीकरण नंबर 1 हो जाएगा, और इसकी जो हो जाएगी इस वाले आवर्त की, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा आपको। और ये कैसे होगी इसको हम बताएंगे आगे। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पे होता क्या है इसको ध्यान दीजिएगा पॉइंट में। अगर पहले अगर समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमें मैं क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन याद रखना है। इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ेगा या निकलेगा तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो अपचयन होगा, निकलेगा तो ऑक्सीकरण होगा। यानी आपको पता है धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकती है, और धातु में जब इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं या सोडियम ले लेते हैं, यहाँ पे सोडियम है, इसको अगर किसी तरह से अभिक्रिया करवा दिया गया तो ये Na प्लस बना लेगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर आपसे पूछी जाए क्या होगी, तो इसने जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ये देखो ऑक्सीकरण क्या है, इलेक्ट्रॉन के निकलना, जितने निकल रहे हैं वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या, इसको लिखते हैं पहले। तो ऑक्सीकरण संख्या के बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और ऑक्सीकरण संख्या ध्यान रखिएगा, संयोजकता प्लस माइनस नहीं हो सकती है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या प्लस या माइनस हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है,
किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने या ग्रहण करने की क्षमता ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा। और ऑक्सीकरण संख्याएं जो होती हैं, ऑक्सीकरण संख्याएं अगर कहें हम ऑक्सीकरण संख्याएं पॉजिटिव या निगेटिव, इसका मतलब समझ में आ रहा है, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। ये ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बात आई है, अब ये हो गया, लेकिन इस आवर्त में अगर बात इस वर्ग में बात करें इस ब्लॉक में, तो क्या होगी आवर्त में इनकी पोजीशन ऑक्सीकरण संख्या की और संयोजकता क्या है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। संयोजकता में थोड़ी समानता है, ये प्लस या माइनस हो सकती है, लेकिन ये प्लस या माइनस नहीं होंगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। ये प्लस या माइनस होंगी, ये प्लस या माइनस नहीं होंगी। प्लस माइनस नहीं हो सकती, लगभग है वही। संयोजकता क्या है अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, संयोजकता किसी तत्व से संयोग करने की जो क्षमता है, जैसे हमने दो बॉन्ड बना के किसी तत्व से संयोग कर लिया है तो हमारी संयोजकता 2 होगी। अगर हमने एक बॉन्ड बना के किसी तत्व से साझा किया है, यौगिक बना लिया है, तो हमारी संयोजकता 1 हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा आपको। तो संयोजकता क्या हो जाएगी, संयोग करने की क्षमता, और ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करने की संख्या हो सकती है। अगर तत्व त्याग कर रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होगी, अगर वो ग्रहण कर रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर त्याग करेगा, त्याग करने पर धनात्मक और ग्रहण करने पर, ये ग्रहण करने पर ऋणात्मक हो जाएगी। ये चीज आप चाहे कहीं पर नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करें कि इन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आवर्त में, वर्ग में, इस वाले आवर्त में, इस वाले सातों आवर्त में और वर्ग में, एस ब्लॉक में जो 4 धातुएं होती हैं, एक वाली की बात करें, इनकी ऑक्सीकरण संख्या 1 और मृदा 4 धातुओं की 2 होती है। कैसे होती है बताते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। लिखाना नहीं है, सिर्फ इसको आपको याद रखना है। पहले ये जो पॉइंट लिखा है इसको नोट कर लीजिएगा। तो 4 धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 तथा मृदा 4 धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। कहने का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। जैसे हम बताएं, अब एक परमाणु है, हम ले लेते हैं लिथियम, ले लेते हैं, इसका नाभिक है, लिथियम के पास 2 कक्षाएं हैं, दूसरे आवर्त में तो 2 कक्षाएं हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताइए आप किस वर्ग का है, तो हम कहेंगे पहले वर्ग का है। तो पहले वर्ग का है 4 धातु, 4 धातु ऑक्सीकरण संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। बाह्य कक्षा, किसी तत्व में जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसकी बाह्य कक्षा से सबसे पहले निकलते हैं। अगर ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन, अब क्या करता है, कोई तत्व अगर चाहे तो अष्टक नियम पूरा करना चाहेगा। अष्टक नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉनों का अष्टक नियम है, वो न्यूटन का अष्टक नियम नहीं है। यहाँ पे अष्टक नियम ये है कि कोई तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इस क्रम में भरना चाहेगा, 2 8 8 8 के क्रम में भरना चाहेगा, तब वो ज्यादा मजबूत होगा। तो यहाँ पर क्या है, जिनके पास एक ही कक्षा है उनकी ये जो छूट है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन भर ले कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी कक्षा अगर है तो या तो वो 8 प्राप्त करें और या फिर 1 प्राप्त करें। तो इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इनको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर 1 है तो इनको अभी 8 होने के लिए 7 की जरूरत है। तो इनके लिए आसान क्या है, एक या तो ये त्याग दे और या तो ये 7 ग्रहण करें। इनके लिए आसान क्या है, इनके लिए आसान है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे और इस वाली कक्षा को पूर्ण कर लेना। तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग होता है, ये भी समझिएगा। तत्व अगर अपनी कक्षा पूर्ण भर लेता है, यानी इसकी बाहरी कक्षा जो है वो पूरी भरी हुई है, तो ये ज्यादा मजबूत रहेगा। अगर ये कक्षा ज्यादा भरी हुई नहीं है तो तो ये कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, इस चीज को समझिएगा। तो अगर हम बात करें तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों इतना
यहाँ ये 2 8 8 क्यों रखना चाहते हैं? हमने क्या बताया आपसे कि या तो ये तत्व एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तब इसका ये नियम पूरा हो जाएगा। 2 8 8 18 32 वाला है, आपको पता होगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन एक त्याग देगा तो इसका जो s ऑर्बिटल है, आपको पता है यहाँ पर s ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर s और p ऑर्बिटल होता है। तो अगर ये s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये ग्रहण करे या तो ले, तो कहने का मतलब जो s ऑर्बिटल होता है ये वाला, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसकी ये वाली कक्षा पूरी मजबूत हो जाएगी। मतलब ये मजबूत हो जाएगी तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, किसी से प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने का कारण, ये इसे इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, धातुएं जो होती हैं वो ऐसा करती हैं, अगर थोड़ी ऊर्जा मिल गई तो इलेक्ट्रॉन अपना फटाक से त्याग देती हैं। लेकिन अधातुओं में क्या होता है, इनके अपोजिट रूल होता है। अपोजिट क्यों? अधातुएं जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ये सब जो तत्व है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये जो तत्व होते हैं ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, बल्कि ये देते नहीं है। ये जो हमने किसकी बात की यहाँ पे लिथियम की बात की है, लिथियम की बात की है। ये धातु है, धातु को आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, लेकिन अधातुएं जो होंगी, जैसे हमने भी बताया नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना जानती है, ये देना नहीं जानती, ये लेना जानती है। तो अब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे, थोड़ी सी ऊर्जा उनकी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर कब आएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर कब जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसे परमाणु है, इसमें अगर हम ऊर्जा डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और अगर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ऊर्जा बाहर हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक अंदर रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन अंदर रहेगा या तो ऊर्जा, दोनों में लड़ाई रहती है, या तो इलेक्ट्रॉन अंदर रहेगा या तो ऊर्जा अंदर रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो ऊर्जा बाहर चली जाएगी, अगर ऊर्जा बाहर आई तो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। अगर ऊर्जा अंदर आएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर, अगर ऊर्जा बाहर तो इलेक्ट्रॉन अंदर। ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों में हमेशा लड़ाई रहती है कि साथ में नहीं रहेंगे, साथ में एक ही रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो ऊर्जा। ये चीज आपकी समझ में आई होगी, तो इसको इस पॉइंट में समझिएगा। और संयोजकता की बात करें तो क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लिथियम, जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम Na, अगर हम कहें इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 2, 8, 2 और 8 10 हो गए, लेकिन अगले में क्या हो जाएगा, इनका 1 हो जाएगा। ऐसे ही समझिए आपको, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या पूरी इनकी कक्षा भरी हुई है, नहीं भरी है, इसलिए इनकी ऑक्सीजन संख्या ये अंतिम वाली हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला आसानी से त्याग कर लेंगे, इनकी जो इसके अलावा जो अन्य कक्षाएं हैं वो पूरी भरी होंगी, और तब तो ज्यादा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग तब ज्यादा होगा जब उसकी अंतिम कक्षा पूरी भरी हो। ये चीज ध्यान रखिएगा, कारण क्या है कि उनकी पूरी कक्षा भरी हो तब वो ज्यादा मजबूत रहते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 रहेंगे, यानी इनका ऑर्बिटल अगर खाली रहेगा तो वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं होंगे। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं। कौन त्याग करता है, कौन ग्रहण करता है, ये भी आपको पता है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करती है और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। और संयोजकता क्या है, संयोजकता भी सेम है। अब क्या है वो चीज ध्यान दीजिएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से अगर दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, दे रहे हैं। जैसे हम बात करें HCl, अब ये आधातु है और ये धातु दोनों, लेकिन हम कहें यहाँ पे हाइड्रोजन जो 1 प्लस सकता है, ये माइनस सकता है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला और इनके पास है ये वाला, लेकिन ये दोनों आपस में साझा कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पर है, ये दोनों साझा कर लेंगे, इनका एक इलेक्ट्रॉन और इनका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या करेंगे, साझा करेंगे। तो इस साझेदारी को संयोजकता कहते हैं, इस साझेदारी को संयोजकता कहते हैं। अब कोई तत्व कितने इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता रखता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये कभी जुड़ा, हाइड्रोजन से जुड़ेगा अगर, तो हम इधर ऐसे बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अगर ये चाहेगा तो ये H2O बना सकता है, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा। तो देखो ऑक्सीजन की कितनी संयोजकता है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों ने एक इधर बॉन्ड बनाया, एक इधर बनाया, तो इसकी ऑक्सीजन संयोजकता 2 हो गई। और हाइड्रोजन की कितनी है, तो हाइड्रोजन ने एक ही बॉन्ड बनाया इधर, तो इसकी 1 हो गई। एक तत्व का एक परमाणु जितने संयोजकता रखेगा वो 1 की मानी जाएगी, यानी एक H परमाणु, ये दूसरा H परमाणु, इसकी दोनों नहीं जोड़ेंगे ना, ये नहीं कि इसकी भी जोड़ रहे हैं और इसकी जोड़ रहे, नहीं, एक हाइड्रोजन का तो कितनी संयोजकता बना रहा है, 1 बना रहा है, दूसरा वाला भी 1 ही बना रहा है, 2 नहीं बना रहा है। लेकिन ऑक्सीजन को देखो, ये 2 बना रहा है, एक इधर और एक इधर, इसकी ऑक्सीजन संख्या ये 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या 2 और इसकी 1, लेकिन डिपेंड होगा कि ये प्लस में या फिर माइनस में होगी। तो प्लस कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, और जब ग्रहण कर लिया जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, यहाँ पर ये वाले तत्व जो है ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, इसलिए इनकी ऑक्सीजन संख्या प्लस हो जाएगी। संयोजकता कभी प्लस या माइनस में नहीं होती, उसको सीधे सीधे संख्या से दिखाया जाता है,
यानी कोई तत्व कितने तत्वों से संयोग करता है उसकी संयोजकता होती है। संयोजकता क्या होती है इसके बारे में यहाँ पे देख लीजिएगा। संयोजकता क्या है? संयोजकता, संयोजकता क्या है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो संयोजकता किसी तत्व का दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन द्वारा जुड़ने की क्षमता या संख्या में कह सकते हैं। ये संख्याओं में होंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक संयोजकता, दो इलेक्ट्रॉन दिया तो दो संयोजकता, दिया या लिया, साझेदारी हुई, साझेदारी अगर एक इलेक्ट्रॉन की करेंगे तो एक संयोजकता, दो इलेक्ट्रॉन की करेंगे तो दो संयोजकता। तो इस तरह जुड़ने की क्षमता तत्व की संयोजकता कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जैसे हम कहें, अब इसमें अगर लिथियम की कहें, इनकी कहें, हाइड्रोजन, सोडियम की, पोटेशियम की, तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? एक एक हो जाएगी। वही बस कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, प्लस माइनस नहीं होगी, क्योंकि प्लस माइनस में कौन होगा तो ऑक्सीजन संख्याएं होती हैं, जबकि संयोजकता क्या होती है ये कोई नहीं, ना तो एक हो सकती है ना ही दो हो सकती है, प्लस की या माइनस की नहीं होगी, एक या दो हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और संयोजकता कभी शून्य नहीं होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन संख्या शून्य हो सकती है लेकिन संयोजकता कभी शून्य नहीं होगी। संयोजकता शून्य होने का मतलब कि इसने किसी संयोग नहीं किया, जब संयोग किया ही नहीं तो संयोजकता क्यों कहेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन संख्या शून्य हो सकती है लेकिन ये शून्य नहीं हो सकती। तो इसमें धातुओं की अगर हम बात करें, इनकी संयोजकता क्षार धातुएं, क्षार धातुओं की संयोजकता बराबर कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। अब प्लस नहीं लगेगा, प्लस ऑक्सीजन संख्याओं में लगता है या माइनस लगता है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगेगा। क्षार धातुओं की संयोजकता एक हो जाएगी और मृदा क्षार धातुओं की संयोजकता बराबर दो हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आया होगा। इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान विद्युतीय लक्षण, और इसके बाद फिर आयनिक विभव पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसको मिटा रहे हैं। ऑक्सीजन संख्या और संयोजकता हो गई। धन विद्युतीय लक्षण क्या है ध्यान दीजिएगा। धन विद्युतीय लक्षण या इसी को धनात्मकता कहते हैं। धन विद्युतीय लक्षण या धनात्मकता, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है इसको ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, तत्व की धनात्मकता क्या होती है ध्यान दीजिएगा। कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो प्लस चार्ज लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो माइनस चार्ज लेगा। इसका कारण क्या है ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कहें सोडियम है, हमारे पास सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब 11 इलेक्ट्रॉन है तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास बराबर ही होंगे कितने प्रोटॉन, तो 11 प्रोटॉन भी होंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये तत्व इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 12 इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाए, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन देंगे लेकिन प्रोटॉन नहीं बढ़ेंगे, इसलिए इस पर कौन सा आवेश होगा बताइए आप। लेकिन ऐसा होता नहीं, धातु है इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ से क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। अगर बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन एक बाहर चला गया तो क्या हो जाएगा, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यानी कंडीशन 2 है तत्व के पास। आधात की बात अभी नहीं कर रहे हैं। अगर हम इस धात की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन घटेंगे, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या तो वही रहेगी। इसको ध्यान दीजिएगा। अब कैसे, जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करती है ना कि लेती है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकती है लेकिन धातु में नहीं, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, आसानी से त्याग सकती है। तो इनके लिए आसान ये है कि इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, त्याग कर देती है। इसलिए यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो इनके पास बचे 10, और प्रोटॉन कितने हैं 11 प्रोटॉन। तो अगर हम देखें इन पर कौन सा चार्ज ज्यादा होगा, प्लस वाला या माइनस वाला, आप देख के बताएंगे माइनस कितना है प्लस कितना है। तो माइनस आप देखेंगे 10 यूनिट है और प्लस वाला जो है 11 यूनिट है, तो ज्यादा कौन है, तो आप कहेंगे प्लस वाला ज्यादा है।
और ये ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण इस पर चार्ज कौन सा दिखाई देगा? अगर हम देखें पूरा अब पूरे नाभिक पर जो आवेश दिखने वाला है वो कौन सा है? क्या माइनस दिखेगा या प्लस दिखेगा? तो आप क्या कहेंगे? प्लस दिखेगा। क्यों? क्योंकि संख्या किसकी ज्यादा है? ये 11 थी, ये 11 थी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए। प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो अपना प्रभाव दिखाएंगे, अपना जो यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर Na प्लस हो जाएगा और जितने ज्यादा होंगे, एक ज्यादा है तो एक। अगर इसी तरह Mg का ले लें, Mg का तो इसके पास कितने होते हैं? इसके पास 12 होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 12 प्रोटॉन होते हैं। लेकिन अगर यहाँ से 2 निकल जाए तो यहाँ पे 10 बचेंगे और ये जो हो जाएंगे 12 ही प्रोटॉन रहेंगे। तो अब इसका देखिए कितने यूनिट है? तो ये 12 है और ये 10 है। कितने यूनिट ज्यादा है? 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 + 4 चल जाएंगे। इस चीज को समझिएगा। तो ये होती है इसकी इसका धन लक्षण। तो आगे ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दें। ये समझ में आ गया आपको? अगर नहीं समझ में आया वीडियो को रिकैप करके देख लीजिएगा, ध्यान देके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। धन लक्षण है क्या? ध्यान दीजिएगा, धातुएं आसानी से एक या, अब इनकी एस ब्लॉक के बारे में बात हो रही है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेशित हो जाती है, किसे इनका धन विद्युतीय लक्षण कहते हैं। कौन कहते हैं? इसे इनका धन विद्युतीय लक्षण कहते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बढ़े तो आगे क्या बताएंगे? जैसे सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसकी धनात्मकता क्या हो जाएगी? 1 रहेगी। लेकिन अगर हम देखें तो बाएं से दाएं जाने का, अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इनका धन विद्युतीय लक्षण क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये धन विद्युतीय लक्षण धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पहले तो ज्यादा रहेगा लेकिन धीरे धीरे घट जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, धन विद्युतीय लक्षण धातुओं के पास ज्यादा होता है और अधातुओं के पास कम होता है। तो धातुओं के पास धीरे धीरे सबसे ज्यादा अगर धनात्मकता पूछी जाए तो सोडियम के पास होगी, उससे कम इनके पास होगी, उससे कम। इससे पीछे जो तत्व होंगे आसानी आप लोग देखिएगा और समझिएगा। जो धातुएं होंगी उनकी धनात्मकता ज्यादा होती है और जो अधातुएं होती है उनकी धनात्मकता कम होती है। तो एक चीज हम बता दें, जैसे आवर्साणी है, ये आवर्साणी है और ये बाएं से दाएं जा रहा है। ये बायां भाग है, ये फर्स्ट वर्ग है, यानी ये क्षार धातु है, इधर क्षार धातु है और इधर अक्रिय गैस है, लास्ट में अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर धनात्मकता की बात करें तो धनात्मकता हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी? धनात्मकता धीरे धीरे जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे। आवर्साणी की बात करें, आवर्साणी जैसे आपके पास पहला वर्ग है, उसके बाद 18वां वर्ग है, ये वर्ग पहला है और ये वर्ग शून्य वर्ग या 18वां वर्ग कह सकते हैं, या शून्य वर्ग। तो अगर इससे इधर की ओर जाएंगे तो धनात्मकता देखिए धीरे धीरे क्या हो रही है? घट रही है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? और धीरे धीरे ऋणात्मकता धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ये आपको समझ में आना चाहिए। यह धनात्मकता धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करने की क्षमता होगी? पहले सबसे ज्यादा क्या कौन करेगा? तो ये सोडियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? बहुत आसानी से। थोड़ी भी जब तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इनको क्या है? इनको उतना ज्यादा नहीं, लेकिन है इतना वेटिव है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, उतना ज्यादा नहीं जितना कि सोडियम है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर कहें बाएं से दाएं जाएंगे तो धनात्मकता धीरे धीरे घटती है और ऋणात्मकता धीरे धीरे बढ़ती है। या सीधे एक बात हम कहते हैं कि विद्युत धनात्मकता बाएं से दाएं जाने पर घटती है। और या दूसरा पॉइंट अगर कहते हैं विद्युत घटती है यहाँ पे, और ये विद्युत ऋणात्मकता क्या है? धीरे धीरे बढ़ती है। किधर से? बाएं से दाएं जाने पर। यानी इनके पास धनात्मकता का लक्षण ज्यादा होता है लेकिन ये वाला लक्षण कम होता है। अगला वाला जो होगा अक्रिय गैसें होंगी उनके पास, सॉरी अक्रिय गैसें नहीं, हाइड्रोजन तत्व ले ले, उनके पास धनात्मकता कम होगी, ऋणात्मकता ज्यादा होगी। ऋणात्मकता क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, और धनात्मकता क्या है? इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता। विद्युत लक्षण कहते हैं, धनावेशित हो जाते हैं, यानी एक धातु में आसानी से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेशित हो जाती है, इसे इनका धन विद्युतीय लक्षण कहते हैं। और धनात्मकता वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर घटती है, इसे ध्यान रखिएगा।
चाहे तो आप लिख लीजिएगा धनात्मकता वर्ग में, सॉरी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है, लेकिन ऋणात्मकता इसके उल्टा हो जाएगी, वो बढ़ेगी। ये घटती है और ऋणात्मकता बढ़ती है। तो ये धनात्मकता और ऋणात्मकता क्या है, दोनों समझ में आ गए। धनात्मकता इलेक्ट्रॉन त्याग करना और ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अब दोनों क्या होंगे, अगर 5 डाल जाएंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग कौन करेगा? हम पूछे अगर सोडियम और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग कौन करेगा, तो आप क्या बताइए? धनात्मकता जिसकी ज्यादा होगी, यानी ये सोडियम सबसे ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जबकि मैग्नीशियम उससे कम। संख्या नहीं देखेंगे, संख्या इसकी ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, ये 2, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है कि इलेक्ट्रॉन तेजी से त्याग करे, तो सबसे ज्यादा तेजी से ये त्याग करेगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा मैग्नीशियम का। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, धनयुक्ति लक्षण हो गया। धनयुक्ति लक्षण अगर हम बात करें तो धनात्मक बना देते हैं और धनावेशित लक्षण, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के लिखते हैं, Na हो जाता है प्लस में बदल जाता है, K हो जाता है ये भी प्लस में बदल जाता है, और Mg है ये प्लस प्लस में, और साथ साथ Ca है, Ca ये प्लस प्लस है। तो क्या बन गया, सोडियम जो था प्लस ले गया, इसलिए सोडियम धनात्मक हो गया, पोटेशियम था प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो धन आवेश आ गया, फिर धनावेशित हो गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए, धनावेशित हो गया, ये भी धनावेशित हो गए। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेश ले लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनका धनयुक्ति लक्षण कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा परमाणु की त्रिज्याएं, और ये क्या होती है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। आयनन विभव क्या होता है, पहले इससे पहले हम पढ़ लेते हैं आयनन विभव। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आयनन विभव क्या होता है, अगर ये नोट हो गया तो हम बताएं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी आयनन विभव। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, ये चौथा पॉइंट हो जाएगा सर, चौथा पांचवा जो भी देख लीजिएगा। आयनन विभव, पहले आयनन विभव पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने अभी धनात्मकता का लक्षण पढ़ा है, संयोजकता ऑक्सीजन संख्या पढ़ी, इसलिए आयनन पढ़ेंगे। तो आयनन विभव क्या है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। आयनन विभव क्या है, या इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, तो क्या होती है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी बताया सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अगर हमको इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम इसको ऊर्जा देंगे, क्या देंगे, ऊर्जा देंगे, तब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Na प्लस, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। ये प्लस का मतलब है कि ये बना और साथ में ये निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। अब इसका मतलब क्या है, ऊर्जा जो दी गई क्या है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जो धनावेशी तत्व होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, उनको ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, यानी वो चाहते हैं कि हम आसानी से प्लस चार्ज ले लें, अपना इलेक्ट्रॉन किसी तरह त्याग दें, कोई हमको जरा सी भी ऊर्जा दे, कोई हमें जरा सी भी ऊर्जा दे, हम इलेक्ट्रॉन को क्या करें, तुरंत त्याग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहते हैं, ये इनसे थोड़ा कठोर है, ये कहते हैं हमें तुरंत ऊर्जा मिले, हम तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग दें। ये क्या कहते हैं, हम इतनी आसानी से नहीं, लेकिन हम त्याग कर लेंगे, लेकिन इनसे ज्यादा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें क्या होती है आयनन ऊर्जा, पहले आयनन ऊर्जा समझो। तो किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर जो ऊर्जा खर्च होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है किसी परमाणु से, तो वहां कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर किसी घर में हमें कुछ कोई कार्य करना है, तोड़ना है, किसी दीवार को कोई पुराना घर को अगर तोड़ना है, तो उसमें हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो वही चीज यहाँ पर, इनका घर मकान बना हुआ है, इसको हमें तोड़ना है, तो अगर इनको तोड़ना है तो कुछ ऊर्जा खर्च होगी। अब ये ऊर्जा खर्च होगी तब जाके कटेगा, तो ध्यान देगा। कहने का मतलब है ये सोडियम है, इसमें अगर हम ऊर्जा डालेंगे, ऊर्जा का क्या कर रहे हैं, ऊर्जा ऐड कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, इसमें आ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें बदल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इन्हें प्लस में बदल जाएगा। ये धनावेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, लेकिन जो ऊर्जा खर्च हुई, इसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा है क्या, यानी किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने
कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने या निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है उसे हम क्या कहेंगे, आयनन ऊर्जा कहेंगे। अब आयनन ऊर्जा क्या होती है इसको भी ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी होती है यहाँ पे धनायन ऊर्जा के लिए है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ऊर्जा जो खर्च होगी उसको आयनन ऊर्जा कहेंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसको धनात्मक ऊर्जा भी कहते हैं। धनात्मक का जो क्रम होगा उसमें देखेंगे हम इसको। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, तो इसको ध्यान से लिखिएगा, इसको लिखिएगा, इस एग्जाम्पल भी बाद में लिख लीजिएगा क्या होता है। अब आपको पता है धातु में जितनी वो धन विद्युत है, धन विद्युत धातु होती है। धातु क्या होती है, धन विद्युत, यहाँ से धन चार्ज दे देती है। ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन इसकी लिख लीजिएगा, किसी प्रबल धन विद्युत तत्व से एक या अधिक भी कर सकते हैं, अधिक हो सकते हैं, एक या हम एक की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कहां से, बाह्य कोश, ध्यान दीजिएगा, बाह्य कोश से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब एक पॉइंट यहां पर थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, क्या होता है आयनन ऊर्जा को समझा देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे परमाणु है, इसके पास नाभिक है, ये पहली कक्षा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसके पास दूसरी कक्षा में हम कह देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बताओ, जैसे हम लिथियम लोगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है, एक बाहर है, ये लिथियम का हो गया। लिथियम अगर चाहे तो 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर सकता है, तो ये आसानी से त्याग करेगा, थोड़ी ऊर्जा लेगी, थोड़ी ऊर्जा एनर्जी पार्शियल हो जाएगी, थोड़ी ऊर्जा देंगे और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा ये वाला। तो इनकी जो ऊर्जा आयनन ऊर्जा होगी वो कम होगी, यानी आयनन पोटेंशियल जो है वो थोड़ी सी होगी। क्यों, क्योंकि थोड़ी ऊर्जा दी गई और इलेक्ट्रॉन इन्होंने बाहर कर दिया। दूसरी बात, अगर हम बात करें प्रथम आयनन को, इसको हम क्या कहेंगे, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो प्रथम आयनन को हो जाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या ऊर्जा, फर्स्ट आयन हो जाएगा। देखिए अगर हम कहें कि ये तो इसमें से लिए ना 6 धातु है, अगर हम कहें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, जो आसानी से त्याग करना चाहता था, उसको तो कम ऊर्जा देने से काम चल गया। लेकिन अगर इसके अंदर वाली कक्षा से टक्कर लेना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि ये बहुत मजबूत है। मैंने अभी क्या बताया था कि जो 2, 8, 8 होते हैं ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। जो भी हमने बताया था कि 2, 8, 8 अगर ऐसी पोजीशन में है तो ये बहुत मजबूत है। लेकिन अगर 2, 8, 8 एक है तो एक वाला कमजोर है, आसानी से जा सकता है, लेकिन ये अगर तोड़ना है इसके लिए ऊर्जा बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह यहाँ पर अगर ये चला गया तो इसको थोड़ी ऊर्जा दिया गया, इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, इसकी फर्स्ट आयन हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से हमें ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला निकालना है तो इसको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, अधिक ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो 4 धातुएं होती है, ये वाली 4 धातु, ये एस ब्लॉक के तत्व जो फर्स्ट वर्ग का है, इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जबकि अब इनके पास क्या है, बी वाला के पास, इनके पास 2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर हम कहें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो फर्स्ट ये हो जाता, सेकंड ये हो जाता, थर्ड नंबर इसका होता, तो इसकी फर्स्ट और सेकंड तो कम होती, लेकिन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो इसका एक ग्राफ बनाइए, उसको आप लोग याद कीजिएगा, अब समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। ये आई सेकंड हो जाएगी, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एक इलेक्ट्रॉन निकला है, बाहरी कक्षा से एक ही था, उसमें निकल गया, अगली कक्षा पूरी भरी हुई है, इसमें से निकालना है तो ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी कक्षा भरी है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक वैसे किसी कोई तिजोरी होगा, उसको अगर हमें तोड़ना पड़ जाए अचानक तो उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगी, लेकिन अगर हमारे पास चाबी हो तो वो आसानी से खुल जाती है। तो ठीक वैसे ही मान सेल क्या है, सेल का मतलब कवच, कवच ये वाला बहुत कमजोर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसको तोड़ दिया, ऊर्जा थोड़ी सी दी, ये टूट गया, लेकिन ये वाला बहुत मजबूत है, इसको
इसको तोड़ेंगे तो ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। सेल का मतलब ही होता है कवच, सेल SHELL सेल, सेल का मतलब होता है कोष, कोष यानी ये जो है इसके पास कोष है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास ये कमजोर है थोड़ा सा, लेकिन इसके पास 2 है, या अगले में कहीं 8 होते तो बहुत ज्यादा मजबूत होता, तो उसके लिए और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती। तो इसको देखिएगा परमाणु की आयनन ऊर्जा या आयनन विभव क्या होता है, इसका ग्राफ बना देते हैं और आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको मिटा दें, ये आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम ग्राफ बना रहे हैं और इसको समझिएगा। ये अभी नहीं नोट करना, ये वाला ऊपर वाला नोट करना है। अगर हम बात करें वर्ग और इसके तत्व जो हैं और इसकी फर्स्ट टेंशन एनर्जी और सेकंड, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ग फर्स्ट हो जाएगा, चलिए यहाँ दिखाई दें, इसको भी मिटा देंगे। वर्ग फर्स्ट हो जाएगा और इधर वर्ग सेकंड हो जाएगा। हम यहाँ पे वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड। अब यहाँ पे हम तत्व लेंगे, वर्ग फर्स्ट में जो तत्व हो जाएंगे हमारे, उनको ध्यान दीजिएगा कौन कौन से होंगे। यहाँ पे हमारा लिथियम हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम हो जाएगा, 2 लेवल पे, है ना। और उनकी फर्स्ट आयनेशन है, आई का मतलब है आयनेशन फर्स्ट और ये आई सेकंड का मतलब है, आई सेकंड का मतलब है आयनेशन सेकंड, यानी द्वितीय आयनन ऊर्जा। ये चीज आपको समझना होगा, आगे फिर हम बताएंगे। ये वर्ग सेकंड के लिए ये आयनन विभव है, ध्यान रखिएगा आयनन विभव। ये क्या बताएंगे, इनके 3 आयनन विभव होंगे, ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे 3 आयनन विभव लिखेंगे, वर्ग सेकंड है और इनके 3 आयनन विभव लिखे जाते हैं। वर्ग फर्स्ट आयनन सेकंड आयनन, वर्ग उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये देखिएगा ये फर्स्ट आयनन विभव हो जाएगा, ये आयनन विभव सेकंड हो जाएगा और ये आयनन विभव थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर वर्ग की बात करें तो लिथियम हो गया, ये सोडियम हो गया, यहाँ पे बेरिलियम हो जाएगा Be और यहाँ पे Mg हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, सेलिया Mg और ये। तो इसका देखिएगा पहला जो आयनन विभव होगा इसका सोडियम का P हो जाएगा 5.36, लेकिन दूसरा जो होगा इसका आयनन विभव 75.6 होगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला हो जाएगा 5. चलिए इसको ब्लैक बोर्ड पे 5.3 इसका हो जाएगा 80.1 ये हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इनका जो मात्रक होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने में जब ये आने हो जाएगी इसकी, और फिर आगे बढ़ाते हैं, पहले आप नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा आज जितने लेक्चर हुए हैं ये आने वाले के हम आज इतने ही पढ़ेंगे, और इसके बाद कोई जो हमारे पॉइंट रह गए हैं उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ताकि हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। तो आई होप कि याद रखेंगे आपको कितने पॉइंट में है, जो भी याद है आप लोग इसको आसानी से जो भी दिखाए हैं वो याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ऑक्सीजन संख्या हो गई, संयोजकता हो गई, और आयनन विभव हो गया है, और इसके बाद धात्विक लक्षण आपको पढ़ाना बाकी है, क्रियाशीलता, यौगिकों की प्रकृति, इनके बारे में पहले ये पढ़ाएंगे, फिर हम टी ब्लॉक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो जिनको ज्यादा आवश्यकता है उनके पास पहुंचाते रहिए आप लोग, और वीडियो को देखते रहिए, जो कार्य है उसको पूरा करते रहिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और इस पर कमेंट जरूर करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।